अर्थव्यवस्था तो सार्वजनिक वस्तु आती हैं सामूहिक रूप से उपलब्ध, जिसमें सड़क, पार्क आदि होते हैं। फिर एक उपभोग से दूसरे की मात्रा कम नहीं होती और इनमें होता है विशेषता होती है इनकी सार्वजनिक वस्तुओं की कि गैर प्रतिद्वंदिता होती है, यानी कमी नहीं होती। फिर गैर अपवर्जिता यानी वंचित नहीं कर सकते। अविभाज्य है यानी कि अलग प्राप्त नहीं हो सकती, सामूहिक ही प्राप्त होगी। और सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाता है इनका। फिर है निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग की जाती हैं और विशेषताएं होती हैं प्रतिद्वंदिता युक्त होती हैं। विभाज्यता का नियम लागू होता है और अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है और व्यक्तिगत स्तर पर वित्त प्रबंधन करना होता है। फिर मेरिट वस्तुएँ, तो प्रतिद्वंद्विता युक्त यानी उपलब्ध कम हो जाती हैं अगर एक यूज़ करेगा तो विभाज्य यानी जो करे क्रय करेगा वही उपयोग करेगा और अपवर्जन का सिद्धांत यानी मूल्य निर्धारित है। फिर मेरिट वस्तुएँ जो समाज की कार्य कुशलता तथा दक्षता के लिए आवश्यक है। सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को जनहित के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है, इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याण। समाज के विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, न कि सभी नागरिकों को, जैसे निःशुल्क इलाज, मिड डे मील, आंगनवाड़ी आदि। फिर मेरिट वस्तुएँ होती हैं जो किसी खास लाभ किसी खास वर्ग को मिलता है और अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। फिर सामाजिक वस्तुएँ जो लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है, अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर वित्त आयोग। अब वित्त आयोग को देख लेते हैं पहले। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, अस्थायी आयोग है, गठित राष्ट्रपति द्वारा किया गया। 4+1 सदस्य हैं, अरविंद पनगड़िया, अजय नारायण झा, जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, राजाध्यक्ष, सौम्यकांति घोष। ये तो हैं 16वें के। फिर योग्यता सांसद द्वारा और अर्धन्यायिक संस्था है। एक सदस्य, 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक सचिव। कार्य वित्त संबंधों में स्थिरता लाता है। केंद्र सरकार केंद्र द्वारा राजस्व वित्त का बंटवारा किया जाता है, जैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। फिर वित्तीय स्रोतों की वृद्धि हेतु उपाय देता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान का वितरण करता है और स्थानीय निकायों को राज्य से अनुदान के विषय में उपाय फॉर्मूला देता है। फिर अन्य टर्म ऑफ रेफरेंस जो राष्ट्रपति तय करे और केंद्र करें एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला देता है। फिर जीएसटी पर सुझाव देता है। निष्कर्ष क्या है? ये सहकारी संघवाद के वित्तीय स्तंभ की सफलता मूलतः वित्त आयोग के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। और 15वें वित्त आयोग थे एन के सिंह और कौन से थे? और इनकी सिफारिश थी 6 वर्ष तक, 2020 से 2026 तक। और इन्होंने राज्यों को दिया 41%, 42 से 41 कर दिया और 1% दिया वो जम्मू कश्मीर के लिए वित्त बंटवारा। 36 आधार पे इन्होंने वितरण किया गया, जिसमें इन्होंने बताया सबसे पहले आय का अंतर, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनांक की प्रदर्शन, वन परिस्थितिकी और कर एवं राजकोषीय प्रयास। फिर उसके बाद जो इन्होंने अनुदान बताए, अनुदान किस लिए दिए जाते हैं? सामाजिक आवश्यकता के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, जल आपूर्ति व स्वच्छता के लिए और पर्यटन के विकास के लिए और ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव के लिए। फिर क्षेत्र केंद्रीय अनुदान क्या है? तो ये दिए जाते हैं एक किसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड। तो ये जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, स्कूली शिक्षा हो गई, उच्च शिक्षा हो गया, कृषि सुधार हो गए, सड़क हो गई, न्यायपालिका हो गई, आकांक्षी जिले कार्यक्रम या फिर सांख्यिकी के लिए। फिर है कौन सा अपना अगला? बेरोजगारी। तो लेबर फोर्स है 15 से 59 साल के व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं और योग्यता भी रखते हैं, श्रम बल में आते हैं। फिर कार्यबल जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है, वो तो होते हैं श्रम बल के वे व्यक्ति जिन्हें रोजगार प्राप्त हो चुका है। बेरोजगारी श्रम बल का वह भाग जो इच्छा और योग्यता तो रखता है पर रोजगार प्राप्त नहीं है। फिर प्रभाव क्या है? आर्थिक प्रभाव होता है बेरोजगारी का कि मानव संसाधन का अपव्यय होता है और भरण पोषण लागत बढ़ती है, जिसके कारण निवेश घटते हैं। फिर गरीबी की दर बढ़ती है और जीडीपी की वृद्धि दर कम होती है। फिर सामाजिक सब प्रभाव क्या होते हैं? ये तो आर्थिक प्रभाव हुए। सामाजिक प्रभाव हो गए कि पलायन का संकट होता है, तनाव, अवसाद की समस्या, नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या। फिर बेरोजगारी के स्वरूप, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी जो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला, नियत मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं और क्षमता अनुसार कार्य नहीं होता उनके, तो वो होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। फिर अनैच्छिक बेरोजगारी जो नियत मजदूरी से कम पर भी कार्य करने को तैयार, इसके बावजूद भी काम नहीं मिलता, इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये विकसित देशों में तो मंदी के कारण होती है और विकासशील देशों में जनसंख्या के कारण और आधारभूत बाधाएं होती हैं इसलिए। फिर प्रत्यक्ष बेरोजगारी तो नियत मजदूरी से कम पर भी काम नहीं मिलता, वो है प्रत्यक्ष बेरोजगारी। फिर प्रचंड बेरोजगारी, रोजगार तो प्राप्त है परंतु सीमांत उत्पादकता शून्य है और जरूरत से ज्यादा श्रमिक होते हैं क्योंकि, और ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर मौसमी, तो मौसम के अनुसार
तो रोजगार रहता है व्यक्ति, परंतु उसके पश्चात वह बेरोजगार हो जाता है, जैसे खेती में, पर्यटन में और कूलर वाला। फिर घर्षण जनित, तब एक रोजगार छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे रोजगार को प्राप्त करता है, तो बीच के समय में वो जो रोजगार ढूंढता है उस समय पे जो बेरोजगारी का वो है घर्षण जनित बेरोजगारी। फिर चक्रीय चक्रीय बेरोजगारी क्या है? मांग पूर्ति आपूर्ति असंतुलन के कारण, विशेषकर मंदी के दौर में। फिर है अल्प अल्प यह क्या है? अल्प बेरोजगारी यानी श्रम बल वाला व्यक्ति कार्य तो कर रहा है पर क्षमता अनुसार नहीं है, तो वो क्या है? अल्प बेरोजगार है। फिर है शिक्षित, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बेहतर रोजगार की तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार रहता है, तो वो है शिक्षित बेरोजगारी। फिर संरचनात्मक, तो संरचनात्मक परिवर्तन के कारण विकास के साथ ये बेरोजगारी होती है, जिसमें एक क्षेत्र में तो मांग कम हो जाती है और दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। फिर अगली है बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण है जैसे जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों की कमी, फिर व्यापार सुगमता का अभाव, उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, जैसे एमएसएमई विकसित नहीं है। फिर मानसून विसंगति और कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि अपन को यहाँ पे प्रचंड मौसमी बेरोजगारी दिखती है। फिर रोजगार विहीन समृद्धि, जैसे उद्योग और कृषि तो अपने अल्प विकसित है और सेवा क्षेत्र विकसित है, जिसके फिर है रोज शिक्षा स्तर क्या है? और जिसमें अपन ने देखा रोजगार तो अपना 3 से 4% ही और विकास दर है 7 से 8%। फिर शिक्षा स्तर अत्यंत कमजोर होता है और फिर बाजार आधारित कौशल नहीं है और उद्यमिता की प्रवृत्ति का अभाव है, क्योंकि सरकारी नौकरी की चाह अधिक है, जॉब सीकर ज्यादा है, जॉब गिवर की कम। फिर उपाय क्या है इसे निपटने के लिए? तो उत्पादन में वृद्धि की जाए, बचत को प्रोत्साहित किया जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, सहकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जनसंख्या नियंत्रण की जाए, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, शैक्षणिक सुधार किए जाएं, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जाए। फिर बेरोजगारी का मापन, तो गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है और 3 प्रकार से करता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, अगर कोई व्यक्ति 183 दिन रोजगार प्राप्त करता है 365 में, तो दीर्घकालिक रोजगारी को नापता है। फिर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, जो 7 दिन में 1 घंटा भी रोजगार प्राप्त नहीं करता तो उसको बेरोजगार कहते हैं। और एक होता है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, तो इसमें 1 से 4 घंटे के बीच वाला होता है अल्प बेरोजगार। फिर 4 घंटे से अधिक वाला होता है रोजगार और 1 घंटे से भी कम करता है उसको कहते हैं बेरोजगार। फिर मानक मानव वर्ष क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वर्ष में 273 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, तो मानक मानव वर्ष है। फिर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण एनएसए द्वारा जारी किया जाता है, अप्रैल 2017 से जारी किया जा रहा है क्वार्टरली, और इसके अनुसार 3.2 बेरोजगारी दर है। फिर ओकोन का नियम क्या है? विकास दर और बेरोजगारी में संबंध दिखाता है और यह विपरीत संबंध पाया जाता है विकास दर और बेरोजगारी में। तो 3% विकास दर से 1% बेरोजगारी दर कम होगी। फिर CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो व्यावसायिक सूचना कंपनी है, ये स्वतंत्र थिंक टैंक है, मुख्यालय मुंबई में है और बेरोजगारी आंकड़े जारी करती है हर महीने। तो सरकार ने क्या उपाय लिए हैं बेरोजगारी हटाने? ई श्रम पोर्टल लाए हैं, मेक इन इंडिया विनिर्यात को प्रोत्साहन किया है, श्रम संहिता का निर्माण किया है, पीएम किसान निधि लाए हैं और कृषि में मशीनीकरण पर राष्ट्रीय मिशन। फिर सब्सिडी, तो सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो इसका उद्देश्य क्या है? समाज में न्याय बढ़ाना, न्याय की वृद्धि करना, सामाजिक न्याय की वृद्धि करना, आर्थिक उत्पादन की वृद्धि करना, बाजार का असंतुलन दूर करने में प्रयास करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। एग्जाम्पल हो गए जैसे मिड डे मील हो गए, यूरिया, एलपीजी, सेच और ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर है प्रकार, तो सोशल सब्सिडी जिसमें सामाजिक कल्याण हेतु दी जाती है, जैसे कि वृद्धा विधवा पेंशन आदि। फिर है आर्थिक सब्सिडी, जो आर्थिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दी जाती है, जैसे सेच के लिए गन्ना के लिए एफआरपी। फिर है प्रत्यक्ष सब्सिडी, जो बजट में उल्लेख सीधे खातों में जाती है, जैसे कि एलपीजी। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी कौन सी है? जिनका उल्लेख किसमें होता है? बजट में। फिर अप्रत्यक्ष सब्सिडी जिनका उल्लेख बजट में नहीं होता और अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, जैसे कि आयात निर्यात पे, ठीक है। फिर है कौन सी? मेरिट सब्सिडी, तो लाभ बड़े हिस्से को दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य। फिर गैर मेरिट सब्सिडी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए होती हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल पर। फिर फूड सब्सिडी, तो कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में दी जाती है, जैसे एमएसपी, मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर सकारात्मक पहलू क्या है सब्सिडी के?
तो ये कमजोर वंचित वर्ग के लिए कल्याण का कार्य करती है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करती है, संसाधनों का समतामूलक वितरण तय करती है और गरीबी बेरोजगारी का सामना करने में मदद करती है। फिर उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करती है और मुद्रास्फीति तथा मंदी से संरक्षण करती है। फिर चुनौतियाँ क्या हैं? तो इससे राजस्व घाटा बढ़ता है, डेब्ट जीडीपी रेशो बढ़ता है, लीकेज की समस्या रहती है, भ्रष्टाचार की समस्या, फिर सार्वजनिक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है और प्रतिस्पर्धा के नियमों के विरुद्ध है और इससे वंचित वर्ग स्वावलंबी नहीं बन पाता। फिर सब्सिडी का खर्च 3F में जा रहा है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर। तो सबसे ज्यादा जा रहा है फूड में, फिर फ्यूल में यानी ईंधन में, और तीसरा है उर्वरक में यानी फर्टिलाइजर में। फिर जाम जाम क्या है? सबसे बड़ी सब्सिडी योजना है जो कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ लोगों को 1.70 लाख करोड़ डीबीटी किए गए थे इसके द्वारा। फिर आई डीबीटी। डीबीटी क्या है? तो सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में अगर पहुंचाया जाता है तो ये पहल योजना के माध्यम से प्रारंभ की गई और अब तक $27 बिलियन से अधिक की बचत की जा चुकी है इसके द्वारा। लाभ क्या है डीबीटी के? तो भ्रष्टाचार में कमी, लीकेज में कमी, प्रशासनिक लागतों में कमी, राजकोषीय घाटे में कमी, सटीक पहचान और लक्ष्यीकरण संभव, धन अंतरण में पारदर्शिता, बिचौलियों का उन्मूलन, योजना वितरण प्रक्रिया में दक्षता, सरकार की अधिक जवाबदेही, नकदी रहित समयबद्ध। चुनौतियां चुनौतियां क्या है? दुरुपयोग की संभावना है, फिर आधारभूत संरचना अविकसित है, जागरूकता की भी कमी है और खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो जाता है। फिर साइबर क्राइम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और डिजिटल साक्षरता की समस्या। फिर पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि क्या है डीबीटी की? तो पृष्ठभूमि है दिल्ली सरकार द्वारा दिसंबर 2012 में दिल्ली अन्य श्री योजना में भी इस डीबीटी द्वारा दिए गए, जिसमें बुजुर्ग महिला को 600 रुपये प्रति माह दिया गया था। फिर आते हैं कौन सा अगला अपना टॉपिक है, वो है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में पहले आती है चुनौतियां। तो कृषि कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से पहले अपन देख लेते हैं कृषि क्षेत्र का क्या डाटा। तो ट्रेंड है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि ने 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति की और 2021-22 में 3% अपनी वृद्धि दर रही। फिर 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से कितना 18% की वृद्धि देखी गई है। फिर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में वृद्धि हुई है और जो सकल मूल्य वर्धन है जीवीए, उसमें कृषि का योगदान 18.6% है। फिर खाद्य अनुमानित उत्पादन है 315.7 मिलियन टन। फिर औसत बिजली खपत में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। फिर है चुनौतियां। तो कृषि भूमि का आकार आकार कितना है? 1.33 हेक्टेयर, और क्योंकि 86% किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। फिर कृषि विपणन की समस्या, क्योंकि एमएसपी पर नहीं बिकते। फिर गुणवत्ता के बीजों का अभाव, जैसे HYV। फिर सिंचाई संसाधनों का अभाव, जैसे ड्रिप सिंचाई सिस्टम केवल 48 क्षेत्र में सिंचित है। ठीक है। फिर है उर्वरकों की समस्या, तो जिसमें एनपीके का असंतुलन होना 8:3:1 है और होना चाहिए 4:2:1। फिर कृषि वित्त की समस्या, तो ऋण अनुपलब्धता है। फिर बीमा की कमी है और आय नगण्य है, क्योंकि कितनी है? 10,829 प्रति व्यक्ति आय है। फिर अपर्याप्त भंडारण है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि 92,561 करोड़ का खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है इसके कारण। फिर हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आई थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतिम वर्षों में। देश क्या कर रहा था? अकाल चल रहा था देश में, जिसके जन्मदाता थे अब इसके लिए नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। फिर कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर नई तकनीक का अपनाना, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण और सस्ता ऋण, विस्तृत सिंचाई परियोजना आदि के उपयोग को बढ़ाना था। फिर इसके महत्व क्या है? तो इसके महत्व थे, देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना, किसानों की आय बढ़ी जिससे ग्रामीण निर्धनता कम हुई, यांत्रिकरण को बढ़ावा मिला, उन्नत किस्मों का उत्पादक बढ़ा, व्यावसायिक खेती की प्रवृत्ति, मानसून निर्भरता कम हो गई और कृषि में निवेश बढ़ा और कृषि का वैज्ञानिकरण बढ़ा। फिर प्रमुख तत्व क्या क्या थे इसके? अधिक उपज देने वाली फसलें, तो 6 फसलें, जिसमें गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। फिर बहु फसल कार्यक्रम, तो एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक बार फसल
फिर लघु सिंचाई पर बल, जिसमें नलकूप, कुएं, छोटे नहरें और तालाब पे। फिर रासायनिक खाद, जिसमें यूरिया और पोटाश। फिर सीमाएं क्या थी, तो चुनिंदा फसलों तक सीमित थी, जैसे दाल, तिलहन, और इनको आज भी हम आयात करते हैं, इन पे हमने ध्यान नहीं दिया। फिर सीमित क्षेत्रों पर ही प्रभाव, जैसे पंजाब, हरियाणा। फिर बड़े किसानों को ही लाभ, आय असमानता बढ़ी। उर्वरकों के प्रयोग का दुष्परिणाम की भूमि अनुपजाऊ हुई, भूजल स्तर में कमी हुई, जिसके कारण डार्क जोनों में वृद्धि हुई। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हुई। फिर अनुबंध कृषि क्या है, तो कंपनी या संस्था किसानों से समझौता करके कृषि करवाती है, ना अपने लिए ना ही अपनी इच्छा से, बल्कि शर्तों के अनुसार किसान को कृषि करनी होती है। कंपनी निर्देश अनुसार कृषि कार्य, फिर अनुबंध के आधार पर भुगतान किया जाता है। सहकारी कृषि, जिसमें छोटे छोटे किसान अपनी छोटी जोतों को आपस में मिलाकर कृषि करते हैं, स्वायत्तता बरकरार रहती है, और बैंकों से सस्ता ऋण मिलता है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। फिर है कृषि विपणन, जिसमें सारी गतिविधियों एजेंसियों को शामिल करके, जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, वो शामिल है। एपीएमसी तो राज्य सरकारों द्वारा 2003 में पारित अधिनियम है, जिसके द्वारा कृषि उत्पाद को सिर्फ कृषि मंडियों से ही बेचा जा सकता है, कृषि मंडियों में ही बेचा जा सकता है। फिर समस्या, समस्या क्या है, परिवहन लागत है। फिर परिवहन व्यवस्था अल्प विकसित है। विभिन्न शुल्क हैं और कर हैं, जैसे प्रवेश शुल्क। फिर कार्टिलाइजेशन एक दिक्कत है, इसमें समूह निर्माण होता है। मध्यस्थ व बिचौलियों के कारण समस्या और कमीशन की समस्या होती है, मध्यस्थ बिचौलियों के कारण। फिर भंडारण, आधारभूत संरचना कमजोर है, आधारभूत ढांचा कमजोर है। फिर सुधार हेतु सुझाव, तो मंडियों की स्थापना की जाए, एक ही राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए, और परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाए। मानक बाट एवं माप तोल का निर्धारण किया जाए। उचित भंडारण व्यवस्था का विकास किया जाए। एमएसपी का निर्धारण किया जाए, और श्रेणी विभाजन तथा मानकीकरण किया जाए। फिर ई नाम, 14 अप्रैल 2016 को ई नाम पोर्टल की शुरुआत हुई, एक वर्चुअल बाजारों को बाजार है। फिर अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, 1000 से अधिक कृषि मंडियों को जोड़ा गया। देश की किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। टैगलाइन, हाँ, उत्तम फसल उत्तम इनाम। फिर ग्राम क्या है, ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट, हाट बाजारों को ग्राम बाजार के रूप में विकसित। फिर परिवहन लागत कम है, और गांव के पास ही फसल को बेचा जाता है। फिर एमएसपी, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसान की कुछ निश्चित फसलों के पूरे उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार रहती है। 2018-19 से उत्पादन लागत को 1.5 गुना बढ़ाना है। फिर घोषणा वर्ष दो दर वर्ष में 2 बार होती है। उद्देश्य उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे तिलहन, गेहूं। फिर कीमत अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करने से अकाल आपदा, शोषण से बचाव, जैसे बिचौलियों और व्यापारियों से। फिर खाद्य सुरक्षा, जिसमें पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर कृषि आय में वृद्धि। फिर आलोचना क्या है, डब्ल्यूटीओ के नियमों का विरोधी है, और बाजार में विकृतियां उत्पन्न करता है, जैसे कि कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, और महंगाई भी बढ़ सकती है इसके कारण। फिर सरकारी खरीद में वृद्धि होती है। फिर असमान वितरण, लाभ मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों को, फिर कुछ ही फसलों को दिया जाता है, इसके कारण फसल विविधीकरण कम है। फिर घोषणा कैसे करते हैं, घोषणा सरकार द्वारा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। 23 फसलों के दिया जाता है, और जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, तोरिया, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड या नाइजर बीज। फिर कपास, जूट, नारियल। विधियां क्या है, ए टू होता है किसान के द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि जुताई बीज उर्वरक के लिए, तो इसको कहते हैं स्पष्ट लागत। फिर है A2+FL, जिसमें पारंपरिक श्रम लागत, जो कि सामान्यतः अनपेड होती है। तो A2+FL प्लस में 50%, 50 into प्रॉफिट, तो वर्तमान में ये दिया जाता है। अब C2 भी एक होता है, जो होता है A2+FL प्लस अपनी जमीन पर किराया, प्लस अपनी जमीन पर ब्याज, अपनी पूंजी पर ब्याज। तो इसको हम नहीं जोड़ते हैं अभी, अभी सिर्फ A2+FL प्लस 50% प्रॉफिट। फिर आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम क्या है, तो सरकार, राज्य सरकार सरकारी मंडियों में अतिरिक्त निजी मंडी भी स्थापित कर सकती है।
और यह संविदा कृषि की अनुमति देता है, लाइसेंस की जगह पंजीकरण की व्यवस्था देता है। एपीएमसी के राजस्व से आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा। फिर कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम 2020 सरकारी कृषि मंडी के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देना इसका कार्य है। बाजार शुल्क की समाप्ति का प्रावधान है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? तो इसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 कहते हैं। आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को एक लिमिट से अधिक करने पर रोक लगाता है। फिर एफआरपी क्या है? तो उचित और लाभकारी मूल्य है, जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिले किसानों को, जिस पे किसानों से खरीदे गए, सॉरी, एफआरपी क्या है? उचित और लाभकारी मूल्य है, जिस पर सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जिस पर मीलें होती हैं, गन्ने की मीलें, वो किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है। भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। फिर जैविक खेती, तो कृषि की ऐसी प्रणाली जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जैविक खाद और प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? तो सुभाष पालेकर द्वारा शुरू की गई पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित, उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी फसल का उत्पादन किया जाए उसकी लागत मूल्य जीरो होनी चाहिए। फिर घटक क्या है? इसके घटक है बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसी। बीजामृत प्रथम चरण है, इसमें गोबर गौमूत्र मृदा से बीज शोधन। फिर जीवामृत जिसमें गाय के गोबर और गौमूत्र आदि का घोल उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और फिर मल्चिंग, जुताई के स्थान पर फसलों के अवशेषों को भूमि पर आच्छादित किया जाता है। और वापसा है, सिंचाई के स्थान पर क्या है? नमी, स्थान पर नमी का महत्व है इसमें, ठीक है। फिर है ट्रेंड इन ग्रोथ, तो ये अपन ने देख लिए। फिर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना कैसे? तो संसाधनों का इष्टतम उपयोग व लागत कम हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई कोष और जैविक खेती के द्वारा। फिर बाजार के विस्तार हेतु हमने एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन तथा इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार का लिए काम किया है। फिर बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाए हैं। फिर जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हेतु कृषि रेल लाए हैं। फिर कृषि में छोटे खेतों हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा के लिए सावम कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन तथा कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अगला है खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य है कच्चे पशुधन तथा कृषि उत्पादों को खाने पीने लायक खाद्य पदार्थों में बदलना, या किसी खाद्य पदार्थ का मूल्यवर्धन करते हुए इसे दूसरे खाद्य पदार्थों में बदलने की ही खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। कच्चे कृषि की है या पशुधन उत्पाद को प्रसंस्कृत मूल्यवर्धन, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या है? खाद्य उत्पादों को सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और लंबे समय तक टिकाऊ। फिर वर्तमान में निर्यात में इसका 10.9% है और औद्योगिक निवेश में इसका 6% है। और विनिर्माण में यहाँ से ये कितना योगदान दे रहा है? खाद्य प्रसंस्करण 12.2। फिर मूल्य है इसका 2025-26 तक होने का अनुमान है 535 बिलियन डॉलर। और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि बढ़ रही है 8.3 से। फिर इसका महत्व क्या है? तो मूल्यवर्धन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। फिर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम सभी चरणों में कम कर रहा है, जैसे कि सेल्फ जीवन में बढ़ जाता है जिससे इसका। फिर रोजगार सृजन में सहायक, जैसे कि 12.2 ये इसके दे रहा है, किसके? विनिर्माण का। फिर है अनुसंधान और विकास को प्रेरित करता है, पोषण स्तर को बढ़ाने में सहायक है, जिससे कुपोषण की समस्या दूर होती है, एनीमिया दूर होता है। फिर जीडीपी में वृद्धि करता है, जो 5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था में पहुंच में मदद करेगा। और कृषि में निवेश बढ़ेगा। फिर इसकी चुनौतियां क्या है? अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, 30% नुकसान फसलों का हो जाता है। फिर जटिल नियम नियम लाइसेंस और परमिट के जटिल नियम हैं। अनुसंधान और विकास की कमी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट व जीडीपी का सिर्फ 0.7% है। फिर खंडित आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें खराब सड़क, रेल, बुनियादी ढांचे, परिवहन लागत है। कुछ पोषक तत्वों को नुकसान हो जाता है इसके कारण। और मौसम चक्र परिवर्तन भी इसके लिए समस्या है। फिर सरकारी प्रयास क्या किए गए? तो हमने 100% विदेशी निवेश एफडीआई की स्वीकृति दी है। फिर 41 मेगा फूड पार्क
और 376 कोल्ड चेन परियोजना का निर्माण हमने प्रारंभ किया है। फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया है। अगला क्या है? अगला है औद्योगिक क्षेत्र। तो ये जीवीए में योगदान दे रहा है 30% और औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में योगदान है कितना? ये तो पता नहीं कितना है। जीवीएम है 30%। फिर एमएसएमई योगदान है 26.8%। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है 4% की, 4.1 की, और 12.1 करोड़ लोग यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वस्तु हम निर्यात कर रहे हैं वो है 422 बिलियन यूएस डॉलर की, और सेवा निर्यात कर रहे हैं 254 बिलियन यूएस डॉलर का। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एनएसए द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है। खास अवधि में उत्पादन की स्थिति दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि या कमी को बताने वाला सूचकांक है, और इसका आधार वर्ष है 2011-12। फिर विनिर्माण, खनन, विद्युत क्षेत्र की 407 मदों को के उत्पादन के आधार पर इसको निकाला जाता है, और इसमें भारांश विनिर्माण का सबसे ज्यादा है 77%। फिर खनन का है 14.3 और विद्युत का है 7.1। और उपयोग के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो जो कि हैं कौन कौन से? प्राथमिक बुनियादी वस्तुएं, दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं, तीसरी है मध्यस्थ वस्तुएं, चौथी है निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुएं, पांचवी है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और छठी है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अब आता है कोर उद्योग। तो 8 कोर उद्योग होते हैं इसमें, जिनका अवसंरचना सहयोगी उद्योग कहलाते हैं, और इसमें मुख्य ऐसे उद्योग हैं जिनके विकास से उद्योगों का विकास होता है। फिर भारांश है इनका 40.27%, और इनमें आते हैं रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। फिर है औद्योगिक नीतियां। तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई, जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई। 6 अप्रैल 1948 को जारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। सरकारों तथा निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो सरकारी तथा निजी दोनों की भागीदारी थी, और 4 श्रेणियों को उद्योगों में बांटा गया। पहली थी 3 उद्योग, जिसमें सामरिक महत्व के थे। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग थे जो निजी निवेश को अनुमति नहीं थी। फिर है तृतीय श्रेणी, इसमें 18 उद्योग हैं, निजी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण। और चतुर्थ श्रेणी, जिसमें शेष पर कोई नियंत्रण नहीं। फिर दूसरी औद्योगिक नीति 1956, नेहरू मालनाबिस मॉडल भी कहते हैं। पहली बार उद्योग के लिए विस्तृत गाइडलाइन, औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा, और इसमें भारी मशीन निर्माण उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। फिर सहकारी क्षेत्र की स्थापना और कुटीर एवं लघु उद्योग आदि के महत्व पर बल दिया गया। फिर उद्योगों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग थे, पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थे। फिर द्वितीय श्रेणी में 12 उद्योग थे, जो पहल सरकार की करती थी, परंतु जरूरत होने पर निजी निवेश भी इसमें आ सकते थे। फिर तृतीय श्रेणी, तो शेष जो केवल निजी क्षेत्र काम करते थे, परंतु लाइसेंस व परमिट लेना होता था तथा कोटा निर्धारण किया गया था। फिर तृतीय औद्योगिक नीति थी, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। राज्य उत्पादनकर्ता के स्थान पर प्रेरक राज्य लाइसेंस राज सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि उदारीकरण। फिर अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोल दिया गया। आयात निर्यात प्रतिबंध हटा दिया गया वैश्वीकरण के कारण। फिर उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा, जिसमें प्रथम श्रेणी सरकार एकाधिकार वाले उद्योग, जिसमें ऊर्जा, परमाणु और रेलवे और परमाणु अनुसंधान। तो ऊर्जा में परमाणु, फिर एक रेलवे और परमाणु जो अनुसंधान के लिए। फिर द्वितीय श्रेणी, जिसमें थे 5 उद्योग, उत्पादन तो कोई भी परंतु लाइसेंस अनिवार्य है, जिसमें आते अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू और रक्षा उपकरण। चौथा था बारूद यानी कि माचिस, विस्फोट, और पांचवा था खतरनाक रसायन। फिर है तृतीय श्रेणी, जो किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। लाभ क्या था? औद्योगिक विकास, जीडीपी वृद्धि में सहायक है, एफडीआई एफपीआई में वृद्धि की, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाया। फिर बुनियादी ढांचे का विकास किया, गरीबी में कमी आई, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। फिर आनी आधारभूत संरचना उम्मीद के मुताबिक नहीं, श्रम कानूनों में जटिलता है, नवाचारों की कमी है, पर्यावरण से जुड़े कानूनों में जटिलता, और रोजगार विहीन समृद्धि, जो कि और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। केवल सेवा क्षेत्र पे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।
क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में सिर्फ 14.4% का योगदान है। फिर उदारीकरण, तो राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करे और उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाए। फिर कोटा प्रणाली, लाइसेंस परमिट प्रणाली, इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया। फिर कर की दरों में कमी, विदेशी विनिमय दर से नियंत्रण हटा, सीएसआर एसएलआर में कमी। फिर पर्यावरणीय कानूनों को उदार बनाना। फिर के स्थान पे फेमा एमआरटीपी एक्ट समाप्त। फिर है निजीकरण, तो तात्पर्य है राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करे, अर्थात राज्य स्वयं उत्पादन कार्यों से हट जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को विनिवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र को सुपुर्द करना। फिर है निजी निवेश, तकनीक, प्रबंधन आदि की प्राप्ति। फिर पीएसयू के एकाधिकार की जगह प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर। फिर कम कीमत में ज्यादा गुणवत्ता युक्त वस्तु प्रदान की जाने लगी, उपभोक्ताओं के चयन की स्वतंत्रता हुई और बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। फिर है वैश्वीकरण, इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हुआ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर हुआ, अर्थात एक देश अन्य देश में वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह होने लगा। फिर लाभ देश के तकनीकों का आगमन हुआ, उद्यमिता तथा कौशल विकास हुआ। विदेशी निवेश आने से रोजगार में वृद्धि हुई, आधारभूत संरचना का विकास होता हुआ। फिर श्रमिक एक दूसरे से दूसरे देश जा सकते थे। पीटीए, एफटीए जैसे समझौते करके टैरिफ प्रक्रिया को सरल किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। फिर आर्थिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। फिर है औद्योगिक वित्त, तो औद्योगिक वित्त से समझते हैं उद्योग के विकास, पुनर्विकास और आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण के लिए पूंजी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति। दो प्रकार से करते हैं, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी जो उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीन, औजार के आदि के लिए उपयोग, और कार्यशील पूंजी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी। स्रोत क्या होते हैं? आंतरिक, जिसमें आते हैं शेयर, ऋण पत्र, लाभ का पुनर्निवेश, ठीक है। फिर है बाह्य स्रोत, जिसमें आते हैं व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक जमाएं, उद्योग का संस्थागत वित्त। फिर है विकास वित्तीय संस्थाएं, तो ये आती हैं संस्थाएं जो औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दरों पर दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने स्थापित की जाती हैं। तो आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। फिर है आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, 1948, क्षेत्रीय विकास में सहायता, नए उद्योगों का विकास करने में और दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में। फिर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में स्थापित है और लघु उद्योगों को तकनीकी व वित्तीय संस्था उपलब्ध कराना इसका कार्य है। फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कहते हैं सिडबी, वही देख लिया अपन ने। फिर राज्य वित्त निगम यानी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 28 सितंबर 1991 को बना और लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग के लिए वित्त दिलाता है। फिर है खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्नों की कमी को प्रबंधित किया जाता है। अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों को खरीदकर कमी वाले क्षेत्रों पर वितरित किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। केंद्र की जिम्मेदारी क्या है? एमएसपी घोषणा, खरीद, भंडारण, परिवहन, राज्यों को आवंटन। राज्य की जिम्मेदारी क्या है? राज्य में वितरण, उचित मूल्य, दुकानों का नियमन और लाभार्थी पहचान। फिर पीडीएस की समस्याएं क्या हैं? तो एफसीआई द्वारा खरीद में विलंब, फिर गोदामों की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है, आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं, उचित मूल्य की दुकान पर भ्रष्टाचार, फिर जनता में जागरूकता की कमी, होस्ट बेनिफिशियरी की समस्या और परिवहन के दौरान चोरी और लीकेज। फिर पीडीएस की समस्या का समाधान क्या है? तो जीपीएस सक्षम वाहन का उपयोग, डिजिटल राशन कार्ड, पहचान की समस्या हल करने के लिए पीडीएस को सार्वभौमिक बनाया जाए, डीबीटी लागू किया जाए और उचित मूल्य की दुकानों के खुलने का समय से एसएमएस द्वारा सूचित किया जाए। वेब आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग शिकायत सुझाव दर्ज करने के लिए। फिर पीडीएस, तो पीडीएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। कुल आबादी का 6% हिस्सा, 75% ग्रामीण में, सॉरी, कुल आबादी का 67% हिस्सा, 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी
आबादी को कवरेज करता है ये। फिर है प्रभावी नियामक की समस्या। अगला है प्रभावी नियंत्रक। तो इसका तात्पर्य है नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियामक मानकों के क्रियान्वयन में कमी या उनका उचित अनुपालन नहीं होना। तो फिर समस्या निम्न कारणों से होती है: नियामक मानकों का अभाव, फिर दूसरा अप्रभावी क्रियान्वयन, फिर तीसरा राजनीतिक हस्तक्षेप, फिर इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव, विभागों में आधुनिकता का अभाव, विशेषज्ञ पेशेवरों का अभाव, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में प्रभावी कदम नहीं, भ्रष्टाचार संस्थाओं में भ्रष्टाचार। फिर प्रभावी नियामकों के लाभ क्या हैं? तो संस्थाओं का उचित प्रभावी उपयोग, कानून प्रशासनिक तंत्र प्रभावी तरीके से काम, फिर निजी क्षेत्र की मनमानी पर रोक, न्याय प्राप्ति क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में सहायक, फिर प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता और कानून का शासन स्थापित। फिर प्रभावी नियामक की जरूरत निम्न कारणों से होती है: पहली, बाजार की विफलता को रोकने हेतु। फिर इसमें विफलता एकाधिकार के कारण होती है। फिर गैर प्रतिस्पर्धा व्यवहारों को नियंत्रण करने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु। फिर कौन सी है? जनहित को बढ़ावा देने हेतु, जिसमें जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का उचित वितरण और पहुंच शामिल होता है। फिर प्रमुख नियामक कौन कौन सी है? इसमें है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी, फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि है सीसीआई, फिर है भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, फिर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, फिर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई, भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। फिर नई शिक्षा नीति क्या है? तो के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर 21वीं सदी के लिए कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण एवं तार्किक चिंतन को प्रोत्साहन करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर उनको सर्वांगीण विकास को महत्व देना। फिर है मुख्य प्रावधान, शिक्षा का व्यय जीडीपी का 6% तक करना है। फिर प्राथमिक शिक्षा का, तो प्राथमिक शिक्षा पर व्यय, ठीक है, नहीं ये तो हो गया शिक्षा का व्यय, टोटल शिक्षा का व्यय 6% तक। फिर प्राथमिक शिक्षा में क्या करने को कह रहे हैं कि 5+3+3+4, 5-3-3-4 पैटर्न आधारित शिक्षण व्यवस्था। फिर प्राथमिक शिक्षा के नामांकन 100% करना, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन दुगना करना और नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी परख की स्थापना। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना। फिर मुक्त विद्यालय प्रणाली यानी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस मुख्यधारा में जोड़ना और कक्षा 5वीं तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्यक्रम। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग को महत्व दिया जाना, जिससे हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक 50% बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग को लें। फिर है उच्च शिक्षा में क्या करेंगे? तो उच्च शिक्षा में हम प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे। फिर है एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है उस शिक्षा में, और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की सुविधा है। फिर उच्च शिक्षा में नामांकन 50% करना हमारा लक्ष्य है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय होगी। कौन सी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने। फिर है सरकार की पहल। तो सरकार की पहल क्या है? पीएम श्री, तो न्याय संगत समावेशी और मनोरंजन स्कूली वातावरण। फिर निपुण भारत, जिसमें तुम 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता व संख्या गणना कौशल हम बच्चों को देंगे, तो ग्रेड 3 तक के अंत तक। फिर पीएम ई विद्या, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर जादुई पिटारा, जो कि खेल आधारित अध्ययन की शिक्षण प्रणाली शिक्षण सामग्री। फिर आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका होती है, तो उसको देखते हैं। तो 1947 से 91 तक सरकार नियंत्रक के रूप में, 1991 से 2000 तक सरकार नियामक के रूप में, और 2014 के बाद सरकार प्रवर्तक, सहयोगी और प्रेरक के रूप में। तो पहले नियंत्रक की तरह, फिर नियामक की तरह, फिर प्रवर्तक, सहयोगी और प्रेरक की तरह।
तो अब हमारी सरकार की भूमिका है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। फिर अन्य कारक भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के विकास की प्रगति और अव्यवस्था सॉरी अवस्था। तो अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति और अवस्था, प्रगतिशील है या विकासशील है, यानी विकसित है विकासशील है। फिर निजी क्षेत्र का व्यवहार और राजनीतिक विचारधारा, जो पूंजीवाद है या सामंतवाद है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, तो मित्रवत है या लाल फीताशाही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, झुकाव अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ, किस तरफ। फिर है सामाजिक अभिवृद्धि, फ्री ब्रीज को ज्यादा दे रहे हैं या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पे ज्यादा फोकस है। फिर अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है, तो नीति निर्माता, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति। फिर सेवा प्रदाता होती है। फिर परिवर्तन करता है, योजना करता है, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग हो गए। फिर नियामक, जो बाजार की विफलता रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, जनहित को बढ़ावा देने, जैसे कि सीसीआई। फिर है लोक कल्याण को बढ़ावा, जैसे पीएम आवास, इंदिरा रसोई। फिर है उद्यमी, जैसे पीएसयू का संचालन। फिर प्रोत्साहक के रूप में कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और विकास कार्यों के लिए वित्त, छोटे उद्योगों को सहायता। फिर आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना। तो इसमें आर्थिक विकास क्या है, बहुआयामी होता है। जो बहुआयामी गुणात्मक अवधारणा है, जो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल देता है। राज्य संसाधनों का प्रबंधन, तकनीकी तथा कौशल विकास प्रदान करता है। फिर 90 के दशक तक प्रत्यक्ष भूमिका, क्योंकि राज्य उत्पादक व नियंत्रक के रूप में। फिर एलपीजी के बाद भूमिका को सीमित कर दिया। अब राज्य उत्पादक, निवेशक, नियंत्रक न होकर नीति निर्माणकर्ता, नियामक व प्रेरक राज्य की भूमिका में रह गया है। फिर बजट में किए गए सुधार, तो हमने जो किए हैं वो देखते हैं हम। योजनागत व गैर योजनागत वर्गीकरण समाप्त कर दिए गए हैं। रेल बजट का मुख्य बजट में विलय कर दिया गया है। बजट की तारीख बदलकर 1 फरवरी तक शिफ्ट कर दी गई है। और बेहतर राजकोषीय पारदर्शिता तथा वास्तविक राजस्व अनुमान हम लगा पाते हैं। फिर आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय क्या हैं, तो अनाज में जैसे 2022 में गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध हमने लगाया। फिर मैदा सूची को अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी पर ही हम निर्यात कर सकते हैं, किसको, मैदा को। फिर है चावल की कुछ किस्मों को छोड़कर मिल्ड राइस पर 20% निर्यात शुल्क लगाया। ये तो हो गया अनाज में। फिर दलहन में बफर स्टॉक से मूल्य स्थिरीकरण किया और मसूर पर आयात शुल्क शून्य कर दिया। फिर खाद्य तेल में कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के 20 लाख मैट्रिक टन आयात शुल्क से छूट दे दी। उसके अलावा हमने सोया मील को भी आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। फिर वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से किस प्रकार भिन्न है, तो तेल की बढ़ती कीमत तेल की कीमत में बढ़ोतरी 1970 की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है। फिर 1970 के दशक में संकट तेल की कीमतों की सीमित था। हाल में वस्तुओं के विस्तृत श्रेणी में यह फैल चुका है। फिर वस्तु आपूर्ति व्यवधानों ने 1970 के दशक की तुलना में बहुत छोटी भूमिका निभाई है। वस्तु आपूर्ति व्यवधानों ने 1970 के दशक की तुलना में बहुत छोटी भूमिका निभाई है। फिर वर्तमान मुद्रास्फीति कई वर्षों की निम्न मुद्रास्फीति के बाद, परंतु 1970 के दशक में कई वर्षों की पृष्ठभूमि से संबंधित थी। अब डीबीटी योजना में प्रगति क्या है, तो 2013 में 43 जिलों में चलती थी केवल 24 योजनाएं। अब 2022 तक 300 से अधिक केंद्रीय योजनाएं और 2000 से अधिक राज्य योजनाओं में हम डीबीटी का उपयोग कर रहे हैं। अब है एक राशन एक राष्ट्र राशन कार्ड क्या है, तो बजट 2020-21 में इसके तहत पूरे देश में एक ही राशन कार्ड जारी किया जाता है। लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी लाभ प्राप्त कर सकता है। योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को और लाभार्थी पीडीएस केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पर आधार प्रमाणीकरण के बाद सुविधा का लाभ ले सकते हैं। फिर मेरा राशन ऐप, ये क्या है, इस ऐप के माध्यम से राशन कार्ड होल्डर्स खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और आस पास कितनी राशन दुकानें हैं इसका पता चल पाएगा। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा, तो यह एक व्यापक अम्ब्रेला स्कीम है, क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण का विकास मुख्य उद्देश्य इसका है। फिर घटक क्या है, मेगा फूड पार्क बनाना, एकीकृत कोल्ड
स्टोरेज चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, फिर क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण और ऑपरेशन ग्रीन। तो इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। फिर ऑपरेशन ग्रीन क्या है, प्रतिवर्ष 500 करोड़ बजट, प्रतिवर्ष 500 करोड़ बजट से खराब होने वाली फल सब्जियों का मूल्य स्थिरीकरण और भंडारण व परिवहन संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास करना और मूल्य स्थिरीकरण करना है, ठीक है, खराब होने वाली फल सब्जियों का। फिर शुरुआत 3 फसलों से और वर्तमान में 23 फसलों को शामिल किया गया है, टॉप टू टोटल। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो मार्च 2020 में भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फर्मों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि को अगले 5 वर्ष तक प्रोत्साहन प्रदान करना। फिर योजना में शामिल समस्त क्षेत्र चैंपियन क्षेत्र कहलाते हैं, जिनको कुल उभरते हुए ये 14 क्षेत्र हैं। फिर लाभ क्या है, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, मेक इन इंडिया पहल का समर्थन होगा, घरेलू निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रोत्साहित करेगा, आयात बोझ को कम करेगा, रोजगार के अवसर सृजित करेगा, नवाचार प्रौद्योगिकी को बढ़ाएगा। फिर हानि क्या है, अनुपालन और रिपोर्टिंग बोझ है। फिर क्षेत्रीय अनु असंतुलन होता है, इससे विभिन्न क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर क्रियान्वयन में देरी, नौकरशाही और प्रशासनिक चुनौतियां हैं और वित्तीय बाधाएं हैं। फिर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारीकरण के कारण प्रधानमंत्री योजना, तो ये केंद्र राज्य 60-40 का है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा नाफेड द्वारा चलाई गई है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट और 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं और प्रशिक्षण हेतु संस्था है इसमें, जैसे NIFTEM, और निर्यात के लिए 2 नोडल एजेंसी हैं, जैसे अपीडा और एमपीडा। फिर PLI FPI, तो AI के तहत 2021-22 से 2026-27 तक 6 वर्षों के लिए है। इसमें 10,900 करोड़ का बजट है। उद्देश्य भारत को विश्व स्तर में खाद्य निर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना और भारतीय खाद्य उत्पाद के ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना। इसमें 2 घटक है, पहला घटक रेडी टू कुक और रेडी टू ईट। फिर दूसरा है प्रसंस्कृत फल सब्जियां और समुद्री उत्पाद, तीसरा, और चौथा है मोज़रेला चीज। तो पहले घटक में है रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, प्रसंस्कृत फल सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़रेला चीज, और दूसरे घटक में है ब्रांडों की रीब्रांडिंग और प्रोत्साहन और प्रचार। तो ब्रांडों की रीब्रांडिंग, प्रोत्साहन और प्रचार, ये दूसरा घटक है। फिर विश्वकर्मा योजना घोषणा 15 अगस्त को, शुभारंभ 17 सितंबर को। लाभार्थी है पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकार, और ये 18 पारंपरिक व्यापारिक को है। मंत्रालय सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय। फिर 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त। फिर कुल बजट 1300 करोड़ का है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 1500 रुपए का अनुदान। फिर चैंपियन पोर्टल, MSME उद्योगों की शिकायत का तेजी से समाधान करना इसका उद्देश्य है। फिर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, 15 अगस्त 2019 को घोषणा, अटानू चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर 111 करोड़ लाख रुपए का बजट है। केंद्र और राज्य और निजी क्षेत्र की भागीदारी 39 और 22, गलत है शायद से, तो गलत लिख दिया मैंने, 39, 21, 40, ठीक है। फिर उद्देश्य, देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 8 अवसंरचना का निर्माण। तो निम्न 8 अवसंरचना है, जिनमें सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन घोषणा 21-22 में बजट 6 लाख करोड़ का है। परियोजना काल है 2022 से 25 तक और उद्देश्य सरकारी परिसंपत्तियों को लीज देकर अवसंरचना निर्माण हेतु 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ब्राउनफील्ड परियोजना में निजी क्षेत्र को शामिल करना, उन्हें राजस्व अधिकार स्थानांतरित करना और होने वाली आय का प्रयोग NIP के लिए करना। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, और प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं किसान परिवार को। उद्देश्य क्या है, उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने, छोटे सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, संस्थागत भूमि धारक और प्रतिष्ठित पद वाले व्यक्तियों को बाहर रखा गया है।
फिर कृषि अवसंरचना निधि, तो 2020-21 से 2032-33 तक अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना है। फिर फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकें, तो अधिकतम 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, ब्याज दर पर 3% की सब्सिडी। फिर पीएम गति शक्ति, तो नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करके आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करना। 22 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया, एक पोर्टल पर ही आने से दूसरे विभागों की परियोजनाओं के बारे में पता चलेगा। 7 मुख्य इंजन है इसके, कौन कौन से? सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, जलमार्ग और सार्वजनिक परिवहन। 25,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य है। फिर 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल को तैयार, और 5,000 किलोमीटर रोपवे का निर्माण पर्वतमाला के तहत किया जा रहा है। फिर विश्वकर्मा योजना, तो ये अपन ने देखा ही है, देख लिया क्या? हाँ देख लिया ना। तो फिर नैनो यूरिया, तो लिक्विड यूरिया, नैनो कण के रूप में यूरिया का प्रकार है ये। फिर परंपरागत यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है। फिर पानी में मिक्स करके फसल की पत्ती पर छिड़कना होगा। फिर 500 ml एक बोतल में, और 4000 40 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन, अर्थात एक बैग के बराबर है। 500 ml एक बोतल, 40,000 मिलीग्राम लीटर, यानी एक 50 किलो बैग के बराबर है। इफको द्वारा उत्पादित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण 2018 में शुरू हुआ, एमएसपी से प्राप्त कम राशि की भरपाई सरकार द्वारा। उद्देश्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना करना, और 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना। तो इसमें क्या होता है, कुछ चुनिंदा कंपनी को एमएसपी पे खरीद करने के लिए देते हैं। फिर मूल्य कमी में एमएसपी से कम पे सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य सीधे खरीद ले एमएसपी पर, यह मूल्य समर्थन योजना है। फिर एक देश एक उर्वरक, तो 17 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई, उर्वरक क्षेत्र में एक रूपता लाना इसका उद्देश्य है। और विशेषताएं क्या है? एक ब्रांड, एक लोगो, एक गुणवत्ता। तो उर्वरक कंपनियों द्वारा खुद की ब्रांडिंग बंद कर दी गई और भारत ब्रांड के तहत बेचना, एक ब्रांड। फिर एक लोगो, जिसमें भारत ब्रांड के लिए एक राष्ट्रीय लोगो। फिर एक गुणवत्ता, उर्वरक को एक ही गुणवत्ता मानक का पालन करना है। फिर पीएम प्रणाम, पृथ्वी माता के लिए पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना, और अलग बजट नहीं होगा, मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। सब्सिडी का बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में, और अनुदान का 70% उसको क्या है, जैविक उर्वरक इकाइयों के विकास, और 30% पुरस्कार किसानों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने में खर्च किया जाएगा। तो इसका नाम याद रखते हैं, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। फिर है यूरिया गोल्ड, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा विकसित। फिर निर्माण, यूरिया को सल्फर के साथ मिलाकर 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर मिश्रित उर्वरक, और उद्देश्य है मृदा में सल्फर की कमी को दूर करना, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, धीरे धीरे नाइट्रोजन को जारी करने में सक्षम, जिससे लंबे समय तक पोषक तत्व उपलब्ध रहता है। फिर स्वामित्व योजना, तो पंचायती राज मंत्रालय की है, उद्देश्य है लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण। फिर गांवों में लोगों की उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना। ऋण और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीमांकन किया जाएगा। फिर सेमीकंडक्टर योजना के अधीन अनेक प्रोत्साहन, इसमें सेमीकंडक्टर फैब, जिसमें है वित्तीय समर्थन है कंपनी के 50% कैपिटल का, और परियोजना के परिव्यय पे का कितना किया जाएगा, 2.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अनुसंधान पे। फिर डिस्प्ले फैब, तो सेमीकंडक्टर योजना के अधीन अनेक प्रोत्साहन है, जिसमें एक तो सेमीकंडक्टर फैब, उसमें तो 50% तो कैपिटल का। फिर डिस्प्ले फैब में भी 50%, और सेंसर, सिलिकॉन और फोटोमिक्स, तो इसमें भी। फिर भारत के पास दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरिंग का 20% है, लेकिन बौद्धिक संपदा मामूली है।
फिर भारत ने डिजाइन लिंक इंसेंटिव, जिसमें घरेलू कंपनी के पोषण सुविधा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे योजना की घोषणा की है। तो घरेलू कंपनी के पोषण सुविधा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे। फिर पीएम मित्र, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, 7 पार्कों को मंजूरी, जिसमें रोजगार सृजन बढ़ाना है, 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष। फिर घरेलू निवेश बढ़ाना है। फिर अवसंरचना लागत कम करनी है, प्रतिस्पर्धात्मक सुधार करना है, वैश्विक कपड़ा बाजार में मजबूती करनी है। तो पीएम मित्र, तो इसमें वही है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैशन, फैशन टू वही वो वाला ही, ठीक है। तो पीएलआई क्या है? मेक इन इंडिया के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ और रोजगार देना है 60 लाख। 14 क्षेत्रों में लागू होगी निर्यात में वृद्धि तथा आयात को कम करना है। फिर पीएलआई में हमने स्टार्ट किया है कपड़ा में, जिसमें हमने कपड़ा में स्टार्ट की है 2022 में, और इसमें हमने 3 वर्ष के लिए की है। फिर औद्योग औषधि क्षेत्र में पीएलआई, जिसमें हम क्रिटिकल एपीआई, मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा, इन तीनों को हम लाएंगे। तो क्रिटिकल एपीआई, मेडिकल डिवाइस और फार्मा। फिर है भारत और उद्योग 4.0, तो चौथी औद्योगिक क्रांति का आगमन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, एमएल, एआई जैसी तकनीक को विनिर्माण प्रक्रियाओं में एकीकृत करता है। तो ये है।